बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोग का स्वागत है। मैं रंजित सर, रेनबो क्लासेस रफ़ीगंज की ओर से क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बायोलॉजी में एक बेहतर ऑप्शन लेकर आया हूँ, जो इस बार के परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें मैं पहला प्रश्न यहाँ पर दिया हूँ, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा जनन इष्ट में होती है। तो याद हो कि मुकुलन क्या है? जब मातृ हिस्सा पर उद्वर्ध निकल जाता है, कोई पार्ट्स निकल जाता है, तो वह मुकुलन कहलाता है। दूसरा प्रश्न है मध्य चक्र। तो मध्य चक्र ओस्टर साइकिल इंग्लिश में से कहते हैं। मध्य चक्र किस में पाई जाती है? किस प्रकार का प्रोसेस है जो मध्य चक्र कहलाता है? मध्य चक्र को देखते हैं कि मनुष्य और गाय को छोड़ दीजिए, मनुष्य और बंदर में जो क्रिया होती है वो मासिक चक्र होता है, और मनुष्य और बंदर को छोड़ करके बाकी जितना भी जानवर हैं इन सब में मध्य चक्र होता है। तो मध्य चक्र का जो प्रोसेस है, वो मध्य चक्र का प्रोसेस गाय में, भेड़ में, कुत्ता में, इन सभी जीवों में होती है। तो मध्य चक्र के लिए यहाँ पर ऑप्शन है इन सभी में। उसके बाद है कि जुग्मनज क्या होता है? जुग्मनज जाइगोट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर द्विगुणित ऑप्शन सही होगा। अगला है बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है? अब बीजांड से कई बार सब्जेक्टिव क्लास में बताए हैं कि बीज, देखिए बीज बनाए गए। बीजांड और बीज दोनों समानार्थी शब्द हो गया। भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? गुणसूत्र की संख्या भ्रूणपोष में। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या देखना है कि आखिर भ्रूण जो पोषण देता है भ्रूण को, वो प्लांट बनाकर बताए होंगे 3n। जब फिगर बना रहे थे रेगुलर क्लास में तो बताए होंगे कि किस प्रकार 3n होता है। मासिक चक्र पाया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मनुष्य में या स्तनपायी में या प्रीमेट की मादा में। तो प्रीमेट माने मनुष्य नहीं, बंदर भी आती, इसलिए प्रीमेट में होगा। जमुना आरंभ के समय प्रथम आचरण क्या कहलाता है? ये देखिए रजो दर्शन, जो पहले बार दर्शन दे, ऑप्शन चुनने में आसान होगा। रजो दर्शन, जो दर्शन दे उसे रजो दर्शन कहेंगे, तो रजो दर्शन। इसके बाद है कि कॉपर टी रोकता है। कॉपर टी रोकता है। तो कॉपर टी क्या रोकता है? निषेचन को, ओव्यूलेशन को, या फिर तो निषेचन से बचने के लिए कॉपर टी का प्रयोग महिलाएं करती हैं। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो यहाँ पर है ओकुलोग्राफी है, मनोविज्ञान है, डोमोग्राफी है। तो डोमोग्राफी। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? क्रॉसिंग ओवर की क्रिया पैक्टिन, इस सेल डिवीजन में पढ़ना है। सेल डिवीजन में 11 का टॉपिक में दिया हुआ है। तो पैक्टिन की जो यहाँ ऑप्शन होगी वो सही होगी। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पैक्टिन में। तो पैक्टिन में। इसके बाद है एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात क्या होता है? जब ये मिंडल का क्रॉस बता रहे थे तो उस समय सब्जेक्टिव बताए होंगे 3:1। 3:1 यहाँ पर एक संकर क्रॉस का फिनोटॉपिक अनुपात होता है। एक जीनोटॉपिक होता है, एक फिनोटॉपिक होता है। तो फिनोटॉपिक 3:1 होगा। जब जीनोटॉपिक होगा तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, और फिनोटॉपिक होगा तो जो सही था, जो रेड कलर का टिक लगाएं। अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसके लिए आपको
यानी लेमार्क साहब पर फोकस करना आवश्यक होगा, क्योंकि अर्जित गुणों की वंशागति का देने के लिए बहुत महान वैज्ञानिक डार्विन और उसके बाद लेमार्क, तो सही ऑप्शन लेमार्क होगा। डीएनए का कुट क्रम कहलाता है तो एक्सोन। देखिए एक्सोन जो होगा वो इसका डीएनए का कुट क्रम है एक्सोन, यानी याद करने में सुविधा हो, याद ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव से प्रश्न बनाए जा रहे हैं इंटरमीडिएट के एग्जाम में। इसके बाद है कि अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम है। अनुलेखन सब डीएनए से संबंधित टॉपिक है कि अनुलेखन में कौन सा बताइए प्रोसेस होता है। हमने बताए थे कि उसमें कैसे होता है डीएनए का रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज 3 आंसर इसका सही होगा। एक क्रॉस में 1:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? प्रभाविता। तो याद होगा प्रभाविता पर आप लोग विचार किए होंगे जब क्लास रेगुलर वे में कर रहे थे। प्रभाविता, तो यहाँ पर प्रभाविता हो गया सही ऑप्शन प्रभाविता। वे अंग जो उत्पत्ति में भिन्न किंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं क्या कहलाते हैं? हम पक्षी का यानी उदाहरण देकर बताते हैं कि उसका पंख जो होता है निकला होता है, तो ये देखिए समृद्ध अंग कहलाता है, समृद्ध अंग कहलाता है। ये कोई अवशेषीय अंग नहीं है, समजात अंग नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चलना पड़ रहा है। और इसको जब सब्जेक्टिव टाइप का चलता है टॉपिक तो इसको डिटेल को क्लियर कर पाते हैं। तो यहाँ पर समृद्ध अंग आ गया। उसी के बाद यहाँ पर है कि एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? एसिटाबुलेरिया। अब ये देखना कुछ ऐसे नाम आएंगे जो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है समझने में, क्योंकि क्लास के दौरान ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मेथड में कुछ नाम जो है वो अलग हो जाता है। तो एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है? सवाल है। तो सवाल जिसे इंग्लिश में अलगी के नाम से जानते हैं, या जल वाले सतह पर उस ऊपरी हिस्सा पर पाया जाता है। फाइलोरिया रोग वाहक है। अब ये देखिए बताए होंगे तो पूरा याद होगा कि क्यूलेक्स मच्छर होता है, एक मादा क्यूलेक्स होता है। तो नर पर तो एकदम नहीं जाना है, क्योंकि नर से तो संक्रमण का डर ही नहीं होता, मादा बचाएंगे। हाँ, तो मादा क्यूलेक्स मच्छर। ऐसे मलेरिया भी होता है मादा एनोफ्लिस से, और फाइलेरिया भी मादा से होती है। तो मादा यानी क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फाइलेरिया रोग बढ़ता है, जिसमें पैर मोटा हो जाता है, हाथी पाँव के नाम से इसे जानते हैं। फाइलेरिया रोग कहलाता है, सूजन होती है, बहुत सारा डिटेल बात उसमें मिलती है। और इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? अब इसमें देखना है क्षय रोग है, उपरोक्त सही है, और कुष्ठ रोग है, हैजा है। तो ये सब डिटेल जानकारी है, बस टिक आउट करना है। ऑब्जेक्टिव निकाला हूँ, इसमें से हैजा रोग जो है वो जीवाणु से होने वाला बीमारी है। और हैजा के अलावा देखना है कि क्षय रोग भी वही है, कुष्ठ रोग वही है, तो उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं? अब देखना है कि चावल का है, गेहूं का है, बाजरा का है, मकई का है। तो सही ऑप्शन आपका चावल का होगा, क्योंकि बताया भी थे कि चावल का बहुत सारा डिटेल होगा, एक टेबल बनाए होंगे तो उसमें चावल की। तो भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं चावल की। तो चावल का इसमें सब्जेक्टिव पढ़ने से भी ज़्यादा बेनिफिट होती है। निम्न में से केंट फिश है। अब केंट फिश देखना है कि कतला है, अभी रोहिता है, सिंहिनस मृगल है, वेलगा अट्टू है। तो ये मछली में वेलगा अट्टू। क्लोरेला निम्न में से क्या हो सकता है? तो अब क्लोरेला निम्न से देखना है, ये सवाल का प्रजाति होती है जो तलछटी पर पाया जाता है, जो जल का जहाँ भंडार होती है, तो यह सवाल है। और उसके बाद शराब उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? ईस्ट का, अमीबा का, लैक्टोबैसिलस का, एपीएमबी का। देखिए तो यहाँ पर ईस्ट जो होता है वो पता है कि ईस्ट क्या होता है? खमीर होता है। तो ईस्ट में जब फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि फर्मेंटेशन की क्रिया में ऊष्मा निकलती है, इसलिए ऊष्मा छिपी के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ईस्ट द्वारा शराब उद्योग चलता है, तो शराब उद्योग ईस्ट द्वारा। उसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस अमीबा है, सब अलग अलग सबका फीचर है, क्वालिटी है, पढ़ने पर अलग हो ही जाता है सब। आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? आणविक जिन अभियांत्रिकी में किसका प्रयोग किया जाता है? टमाटर है, तंबाकू है, गाजर है, उसके बाद एरोडिप्शन है। तो ये देखना है कि आणविक जिन मोलिक्यूलर। अब यहाँ पर तंबाकू इसका सही आंसर होगा, पीसीआर से जांच होती है। अब देखना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो HIV का, कैंसर का, क्षय रोग का, तो हैजा का। अब पीसीआर से जांच
के लिए यहाँ पर ऑप्शन है। अब यहाँ HIV ह्यूमन इम्यून वायरस जो एड्स का रूप होता है। बीटी टॉक्सिन 20 है, बताए थे बीटी कपास में कि क्या हो सकता है। तो यह बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है जो इंटेस्टाइन को फाड़ डालता है और उस कीट की मौत हो जाती है और प्रोटीन की प्राप्ति होती है। इसलिए बीटी टॉक्सिन जो है विष है जो बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है जो नष्ट कर देता है और कीट का मृत्यु हो जाती है, रुई की प्राप्ति होती है। उसके बाद सुपर बग की खोज किसने की? सुपर बग की खोज के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, तो यहाँ पर सुपर बग। अब सुपर बग की जो खोज की जब बात है तो बहुत सारे ऐसे बायोलॉजी में नाम आते रहते हैं जो अलग सा लगता है। हरगोविंद खुराना ने, दिलीप शाह ने, आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, रॉबर्ट हुक ने। अब ये देखना है रॉबर्ट हुक इसका सही आंसर है। रॉबर्ट हुक कोशिका का भी खोज किए थे। कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं, तो कीटभक्षी पौधे कीटों को खाते हैं तो ये नाइट्रोजन के लिए खाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाता है और मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, पैदावार अच्छी होती है। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन का यानी अवशोषण होता है। यानी इस तरह से निम्न में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अब ग्रीन हाउस यानी अब देखना है ग्रीन हाउस नाइट्रोजन इसके द्वारा, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीथेन CO2 उड़ता है और वायुमंडल में एक टेम्परेचर बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। पारिस्थितिक तंत्र में हर श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है, बहुदिशीय। तो आसान चीज़ है कि किस तरह से होता है, एक ही दिशा में होता है क्योंकि भाई सब श्रृंखलाबद्ध होते हैं, तो एक दिशीय इसका सही आंसर है। बैक्टीरिया की खोज की। अब बैक्टीरिया को लिवेनहॉक कौन नहीं जानते, लिवेनहॉक ने, एंटोनियो लिवेनहॉक ने बैक्टीरिया का खोज करने का काम किया। अब तो लिवेनहॉक इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब एक लिंगी उभयलिंगी की बात करते हैं। यहाँ केचुआ है, जोंक है, पिताकृमि है, घरेलू मक्खी है। तो उभयलिंगी पता है कि उभयलिंगी क्या हो सकते हैं, क्या नर और मादा जननांग एक ही में जिनका हो तो वो स्वाभाविक है कि ऐसे जीव आ जाएंगे और यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो घरेलू मक्खी। गेड़ा अभ्यारण्य किस राज्य में है? गेड़ा अभ्यारण्य किस राज्य में है? अब इसके लिए अब वातावरण, पर्यावरण और वन का अध्ययन करना पड़ता है और असम इसका सही आंसर होगा। वही स्थानीय संरक्षण है। अब बीज बैंक है, पवित्र उपवन है, बायोस्फीयर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है। आप समझना है कि बीज बैंक हो सकता है, यानी अपने स्थान से बाहर में संरक्षण देना कहलाता है, यानी वही स्थान है। आवासीय क्षेत्र में रात्रि के समय ध्वनि का मान्य स्तर है, जहाँ आवास है, जहाँ पर रहते हैं। अब क्योंकि ये भी एक लेवल का होना चाहिए ताकि किसी प्रकार का कोई ना हो, तो 45 dB इसका सही आंसर होगा। 45 dB, क्योंकि साउंड वगैरह के माध्यम से भी थोड़ा सा अस्थायित्व बनती है। इस प्रकार ये देखना है कि 45 जो dB है, तो इस तरह से आज आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज के क्लास में मुख्य रूप से टॉपिक को मैंने समाधान किया। हम चाहते हैं कि जितना भी 12 का विद्यार्थी है हमारे इस तरह का ऑब्जेक्टिव सीरीज का फ़ायदा लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके व्यूअर बढ़ाइए, ताकि हम भी इस चैनल के माध्यम से आप तक जुड़ सके। आज का इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।